Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. Children, today I am going to explain the beautiful poem Dust of Snow composed by the great American poet Robert Frost. So children, this poem is very short but its meaning is very deep. So Robert Frost was an American poet. He is known as a realistic poet. His poems depict the reality of life. अब हम इन्हें रियलिस्टिक पोएट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो पोएम्स होते हैं या तो प्रकृति के प्रति प्रेम होता है या फिर जीवन की सच्चाइयों को दिखाती है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। एक परिवार के मुखिया होने के नाते इवन ही हैज़ वर्कड एज अ कॉबलर to earn bread and butter for his family. So you can imagine the struggle of that person. He is the single poet who has achieved 4 Pulitzer Prize in his life. And this poem, Dust of Snow, is a part of his collection, The Hampshire, which was awarded as Pulitzer Prize. तो आप समझ सकते हैं कि ये पोएम कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और सबके लिए। तो ये छोटी सी पोएम जो है हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख देती है। तो ये पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है जिसमें पोएट ने यूज किया है पोएट क्रो का, हेमलॉक ट्री का, डस्ट ऑफ स्नो का। तो ये सारी चीज़ें एक सिंबल है। क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही नेगेटिविटी के सिंबल है। क्यों? क्योंकि हेमलॉक ट्री का नाम आप लोगों ने सुना है। इट इज़ ए पॉइजनस ट्री हैविंग वाइट फ्लावर्स। तो अब ये हेमलॉक ट्री जो है पॉइजनस तो बहुत से ट्री होते हैं, आखिर ये बेचारा हेमलॉक ही क्यों बदनाम हुआ? तो आपने महान दार्शनिक सुकरात का नाम सुना होगा। तो जब सुकरात जी को मृत्युदंड दिया गया था तो न्यायाधीश ने उन्हें ये सुविधा दी थी कि वो जैसे चाहे अपनी मृत्यु का वर्ण कर सकते हैं। तो उन्होंने हेमलॉक विष का पान किया था अपने जीवन को समाप्त करने के लिए। तो तब से हम इसे डेथ ऑफ सिंबल के रूप में भी देखते हैं। क्रो को भी हम डेथ ऑफ सिंबल के रूप में देखते हैं। एक तो बेचारा ऐसे ही काला काँव काँव करने वाला, लोग उसे पसंद नहीं करते। तो ये दोनों ही चीज़ें निगेटिविटी को दिखाती हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। जो चीज़ हम सोचते हैं हमेशा वैसा ही नहीं होता। मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई बिल्ली आ जाए तो हम कहते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम नहीं जाएंगे। अरे भाई, हो सकता है वो बेचारी बिल्ली घर जा रही हो, उसके रास्ते में हम आ गए हों। तो वो बेचारी बिल्ली तो नहीं कह सकती कि इस आदमजात ने रास्ता काट दिया, अब मैं घर कैसे जाऊँ। वो बेचारी तो चली जाती है। तो क्यों हम इन छोटी छोटी गलत धारणाओं को माने? तो कुछ ऐसी ही सीख हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दी है कि कैसे इन निगेटिव चीज़ों से उनका माइंड जो है सो पॉजिटिव में बदल गया, कैसे जो उनका मूड खराब था वो अच्छा हो गया। तो एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन बेल आइकन को हिट करना तो हरगिज़ ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कहीं समझने में परेशानी तो नहीं है, ताकि मैं अगली वीडियो में आपकी उन समस्याओं का समाधान कर दूं। तो आइए अब हम जानते हैं इस महान कवि के बारे में जिन्होंने इस कविता को लिखा। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम का समृत मैंने आपको बता दिया कि पोएट क्या बताना हमें चाह रहे हैं। तो अगर आपको इस पोएम का नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आइए हम जानते हैं उस महान कवि के बारे में जिन्होंने इस कविता को लिखा है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च 1874 एट सैन फ्रांसिस्को। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। एंड अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड ऑन 29 जनवरी 1963 एट द एज ऑफ 88। एंड इलिनोर मैरियम वाइट वॉज द स्पाउस, वो इनकी पत्नी थी और इनके 6 बच्चे हुए, जिनका कि आप इनकी फैमिली का चित्र देख सकते हैं। सो ऑक्यूपेशन, ही वॉज अ पोएट एंड प्ले राइटर। ये एक पोएट थे, प्ले राइटर थे और इन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी हैं। अ बॉयज़ विल,
नॉर्थ ऑफ बोस्टन। और आपकी जो पोएम है ये इनके कलेक्शन द हैम्पशायर से ली गई थी, जिसके लिए इन्हें 4 पुलित्जर प्राइज़ मिला था। तो इनकी अवार्ड्स में रहे पुलित्जर प्राइज़ फॉर पोएट्री, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल्स, और इन्होंने बहुत से प्राइज अपने जीवन काल में अर्जित किए। बहुत सी उपलब्धियां रहे और ये अपनी सदी के महानतम साहित्यकारों में से एक रहे जिन्होंने जीवन की यथार्थता को दिखाया। नेक्स्ट, सो कम टू द फर्स्ट स्टैंजा। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब देखिए द वे अ क्रो, यहाँ पोएट ने क्लियर नहीं किया है कि कौवे ने जो उन पर डस्ट गिराया वो कैसे गिराया। अब डस्ट का मतलब यहाँ हमारी धूल या मिट्टी नहीं है। डस्ट का मतलब यहाँ क्या है, जब पेड़ों पर जब बर्फ पड़ती है तो उसके अधिकांश बर्फ तो झड़ जाते हैं, लेकिन उसके कुछ हिस्से पेड़ों पर रह गए हैं, बर्फबारी हुई है। अब वो कौवा या तो वो पेड़ पर बैठा हुआ था और वो उड़ा तो उसके पंखों से बर्फ उड़ी होगी, या फिर वो कौवा उड़ करके पेड़ पर बैठा तो पेड़ की डाली से बर्फ झड़ी। बर्फ कैसे थे, वो बहुत बारीक थे, बहुत महीन कण थे उस बर्फ के, इतना महीन कि पोएट ने उन्हें डस्ट की संज्ञा दी है। तो यहाँ ये स्पष्ट नहीं है कि बर्फ पोएट पर कैसे गिरी, लेकिन बर्फ के कण जो हैं सो पोएट पर गिरे। कहाँ से गिरे, एक हैमलॉक ट्री से। अब देखिए ये जो क्रो है और ये जो हैमलॉक ट्री है, दोनों ही नेगेटिव चीज़ें हैं। क्रो को भी हम लोग मृत्यु से जोड़ते हैं, हैमलॉक ट्री को भी मृत्यु से जोड़ते हैं, क्योंकि जो महात्मा सुकरात थे उन्होंने हैमलॉक विष का पान करके ही जीवन को समाप्त किया था। एक पॉइजनस ट्री है जिसपे कि सफ़ेद फूल लगते हैं। तो जाहिर ये दोनों ही चीज़ें निगेटिव हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब निगेटिव है तो आगे भी निगेटिव होगा। तो कह सकते हैं ये पोएम एक आयरनी है, क्योंकि जो दिख रहा है बाद में उसका असर उसका विपरीत हो रहा है, इसलिए हम इसे एक कह सकते हैं एक आयरनी पोएम है। सो सी द नेक्स्ट स्टैंजा। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड saved some part of a day had rued। अब पोएट जो है सो उनका मूड अच्छा नहीं था, वो जो है सो उनका मूड डिप्रेसिव मूड था, वो एनवाइड थे, वो सैड थे, यानी वो अच्छे मूड में तो बिल्कुल नहीं थे। अब अच्छे मूड में नहीं थे या तो वो हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे या फिर उस रास्ते से गुजर रहे थे जब कौवे ने क्या किया, उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के बारीक कण गिरा दिए। अब भाई कौवा भी निगेटिव, हैमलॉक ट्री भी निगेटिव, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पोएट का जो माइंड है वो चेंज हो गया। उनके जो सैडनेस थी, जो डिप्रेशन था, उसके बदले उनके मूड में हैप्पीनेस आ गई, एक पॉजिटिव चेंज हो गया। और उनका मूड जो खराब था, अब वो क्या कहते हैं, ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो पूरा दिन उनका बर्बाद हो चुका था, लेकिन उस दिन का जो रेस्ट पार्ट था, जो बचा हुआ हिस्सा था, वो उनका बच गया। क्यों बच गया, क्योंकि उनका मूड अच्छा हो गया। अब वो जिस काम को करना चाहते होंगे उस काम को वो करने गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, वास्तव में पोएट हमें ये समझाना चाहते हैं कि जीवन में अगर आपके सामने कोई कठिनाई आती है, कोई दुख आता है, कोई चुनौती आती है, तो वो हमेशा नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद उसमें परिवर्तन होगा, कुछ समय के बाद उसमें बदलाव होगा। तो हम अगर किसी निगेटिव चीज़ को है तो हम उसको पकड़ के ना बैठे रहें कि ये निगेटिव है तो आगे भी निगेटिव ही होगा। हो सकता है कि उन निगेटिव चीज़ों का हम पर पॉजिटिव असर हो, जैसे पोएट पर हुआ कि 2 निगेटिव चीज़ों ने मिलकर के उन्हें पॉजिटिव बना दिया। तो ये एक बहुत बड़ी सीख हमें पोएट दे रहे हैं कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। किसी बात को लेकर हम मन में पहले से ही धारणा ना बना लें कि अभी ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा ही होगा। जीवन का एक छोटा से छोटा पल हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, तो हम निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इस पोएम की राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो पोएम का लाइन है उसके लास्ट वर्ड को पढ़िए और फिर उसको नीचे के लाइन में फिर से पढ़िए। अब देखिए है द वे अ क्रो, अब इसका लास्ट वर्ड क्या है, क्रो। तो एक
नई साउंड हमें मिली क्रो, ये पहला साउंड था तो हमने इसे नाम दे दिया ए, हमने इसे ए से डिनोट कर दिया। दूसरा है सुक डाउन ऑन मी। अब देखिए क्रो और मी, क्या दोनों का साउंड मिला? बिल्कुल नहीं मिला, तो हमने इसे नए साउंड को एक नया नाम दे दिया, उसका नाम हमने दे दिया बी। अब फिर थर्ड लाइन पे आइए, द डस्ट ऑफ स्नो। अब फिर इस साउंड को मिलाइए, स्नो, मी से मिला नहीं मिला, क्रो। अब देखिए स्नो और क्रो मिल गया, तो हमने क्रो वाले लाइन को ए से डिनोट किया था, तो हमने इसे भी ए से डिनोट किया क्योंकि दोनों की साउंड मिल रही है। अब लास्ट लाइन है फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। अब ट्री को हम मिलाते हैं स्नो से, नहीं मिला, ठीक है, मी ट्री मिल गया साइन। आप लोगों ने राइमिंग वर्ड्स पढ़ा है ना, बस वही बचपन वाले राइमिंग वर्ड्स को याद कीजिए। मी ट्री मिल गया साउंड, तो हमने इसे बी से डिनोट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टैंजा में भी हम राइमिंग स्कीम देखते हैं, हैज गिवन माई हर्ट, एक नई साउंड, तो हमने इसे सी से डिनोट किया। अ चेंज ऑफ मूड, अब देखिए हर्ट और मूड तो नहीं मिला, तो हमने इसे क्या किया, हमने इसे डी से डिनोट कर दिया। एंड सिप्ड सम पार्ट, अब पार्ट को मिलाइए, मूड से नहीं मिला, यानी ये डी तो नहीं है, हर्ट से मिल गया, तो ये सी है, तो हमने इसे सी से डिनोट किया। ऑफ अ डे हैड र्यूड, अब र्यूड किससे मिला, पार्ट से नहीं मिला, मूड से मिला, मूड र्यूड, देखिए राइमिंग साउंड हो गया ना, तो हमने इसे डी से डिनोट किया, तो इसकी राइमिंग स्कीम होगी सी डी सी डी। नाउ कम टू द पोएटिक डिवाइसेज व्हिच आर यूज्ड इन दिस पोएट्री। अब देखिए इसमें एलिट्रेशन है, आप लोग को मैंने इसके पहले के पोएम्स में भी बताया था कि एलिट्रेशन क्या है। दैट इज द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग और एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड टू वर्ड्स। अब एक ही लाइन में या तो दो वो सब लगातार होंगे या फिर थोड़े थोड़े गैप पर होंगे जिनका कि ये साउंड होगा, सिमिलर साउंड होगा। हैज गिवन माई हर्ट, अब देखिए हैज हर्ट, आपको मिला ना, दोनों का एच साउंड है, हैज हर्ट। दूसरा आता है एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड और सम, ये इस दोनों का भी एक ही साउंड है, एस साउंड है, तो इसमें हमारा एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द साउंड इन कॉन्सिक्यूटिवली और विथ अ लिटिल इंटरवल, या तो थोड़े इंटरवल पर होगा या लगातार होगा, तो हम उसे कहेंगे एलिट्रेशन, जिसका इस डिवाइस में यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारा है इन्वर्सन। सो व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज्ड बाय द पोएट टू क्रिएट राइम, अगर पोएट क्या करते हैं, इसमें स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि ये इन्वर्शन है। अब स्टैंजा 1 में देखिए हम इन्वर्शन देख सकते हैं, इसमें पोएट ने क्या किया है, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि वो राइमिंग में आ जाए, उसकी जो राइम है वो मिल जाए। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारा है एसोनेंस। द प्रोमिनेंस ऑफ अ वॉवल साउंड थ्रू आउट अ लाइन इज कॉल्ड द एसोनेंस। अब देखिए अगर कोई प्रोमिनेंट वॉवल साउंड आता है पूरी लाइन में, उसको हमको क्या कहेंगे, एसोनेंस कहेंगे। जैसे शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन ऑन मी। अब देखिए शुक, कौन सा साउंड प्रोमिनेंट है, ओ क्या है हमारा, वॉवल है, तो जब प्रोमिनेंट वॉवल साउंड हमारा होगा तो वो हो जाएगा हमारा एसोनेंस। नेक्स्ट हमारा है इंजैममेंट। When the same sentence continued to the next line without the use of any punctuation mark, it is called enjambment. अब देखिए जब एक ही सेंटेंस कंटिन्यू होगा तो आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी जो पोएम है उसमें नेक्स्ट लाइन्स में पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, सीधे वो लाइन्स आए हैं, लेकिन उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं, ना कॉमा है ना फुल स्टॉप है, इसलिए हमने वहाँ क्या यूज किया है, इंजैममेंट थ्रू आउट द पोएम। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द एंड ऑफ वीडियो। तो ये आपके वीडियो का एंड था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। सो चिल्ड्रन, गुड बाय चिल्ड्रन।